आप सभी को नीलम का नमस्कार और वुमेन्स डे की बहुत बहुत बधाइयाँ। वैसे समझ में नहीं आता है कि वुमेन्स डे एक दिन होना चाहिए या पूरे साल भर होना चाहिए। पर कभी कभी ये भी सुनने में मिलता है कि महिलाओं की आजकल क्या समस्या है। कोई समस्या नहीं है, सब तो अच्छे से चल रहा है। तो सच्चाई क्या है और आज के हमारे पैनलिस्ट क्या सोचते हैं इसके बारे में जानेंगे थोड़ी देर से। सबसे पहले तो होगा एक जैमिंग सेशन। तो यस। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रवीण कुमार अंशुमन जी, जो कि फिलहाल आजमगढ़ से हैं और पैटर्निटी लीव पे हैं। सतिंदर कौर जी, जो कि जालंधर से हैं। और सुधा सक्सेना जी, जो कि पुणे से हैं। और मनीषा जी, जो कि असम से हैं। तो अब मैं आप लोगों को एक एक शब्द कहूंगी और आपको बताना है कि आप वो शब्द सुनते ही किस चीज को इमेजिन करते हैं। ठीक है? ओके। तो पहला शब्द है तीखी। क्वेश्चन है प्रवीण जी से, बताइए तीखी बोलते हुए ही आप किसे इमेजिन करते हैं? कीकी, तीखी 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 तीखी। तीखी, जी। चटनी, सतिंदर जी? तीखी जुबान, किसी की तीखी जुबान जब होती है तो सुधा जी? सुधा जी, एक शब्द में उत्तर देना है। तीखी बोलते ही आपको क्या याद आता है? मुझे तो द्रौपदी याद आती है और आज मैं द्रौपदी पर ही कविता लेके आई हूँ मनीषा जी? मुझे भी तीखी पर महिलाओं को सबसे ज्यादा कि तीखी वो बातें क्यों ही ऐसी सुनने को थी। मिलती हैं, तो तीखी बातें ही मेरे ध्यान में आ रही हैं। अब अगला शब्द है चटपटी। तो सतिंदर जी आप बताएं, चटपटी शब्द सुनते ही आपको क्या आंखों के आगे आता है? चटपटी का वैसे तो चाट होता है, पर मुझे लगता है कि मैं जो खाना बनाती हूँ ना वो भी बड़ा चटपटा होता है। प्रवीण जी? चटपटी बातें। मनीषा जी? चटपटी कहानियां अच्छी लगती हैं। सुधा जी? मुझे चटपटी से चाट ही याद आती है क्योंकि खाने में मुझे चाट बहुत पसंद है। अब अगला शब्द है आप लोगों के लिए नमकीन, और ये मैं दे रही हूँ मनीषा जी को। मनीषा जी, आपको नमकीन बोलते ही क्या याद आता है? नमकीन तो मुझे तो अभी तो खिला लालू मुझे ही याद आ रही है। और तो बढ़िया। कोई प्रवीण जी? मैम, नमकीन बोलते ही नमकीन का ही मुझे ख्याल आता है। सतिंदर जी? मुझे नमकीन से नमकीन तो बात आती है, पर नमकीन जो है ना, कई लोगों की बातें बहुत नमकीन होती हैं, जो कि कई बार अंदर चुभ भी जाती हैं और पर कई बार स्वाद वाली बातें भी आपको होती हैं। आपको तो बातें याद आती हैं। हाँ, बातें याद आती हैं। सुधा जी? मुझे नमकीन से बस समोसे याद आते हैं क्योंकि समोसे मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और वो भी अब इलाहाबाद के। आज का आखिरी शब्द मीठी। तो सुधा ओके। जी, आपको मीठी बोलते ही क्या याद आता है? मीठी बोलते ही मुझे अपने गुरुजन याद आते हैं जिन्होंने मनीषा मुझे जी? मीठे बोल मीठी बातें जो सबको पसंद है। प्रवीण जी? कोयल, सतिंदर जी? मुझे मीठे से मीठी बातें ही याद आती हैं, पर मीठे से जलेबी भी साथ में याद आती है। बहुत ज्यादा बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इस मंच से मैंने 4 शब्दों को पूछा, तीखी, चटपटी, नमकीन, मीठी। तो अलग अलग चीजें यहाँ उभर के आई और ऐसे लगा इतने अच्छे पकवान सामने आ गए हैं कि हजम कर लिए जाएं। वैसे अभी अभी होली हुई है तो सबके घर ये सब पकवान बने भी हुए होंगे, परंतु ये शब्द ऐसे भी हैं जो कि अक्सर महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। तो क्या ये सही है, नहीं है, इसकी चर्चा हम धीरे धीरे करते रहेंगे। और जो है सबसे पहले कविता सुनते हैं सतिंदर जी से। सतिंदर जी, आप आपकी आज की कविता सुनाएं। शुक्रिया, शुक्रिया मैडम। मेरी कविता आज के दिन को ही समर्पित है, जिसमें
मैंने नारी के बारे में, नारी की शक्ति के बारे में वर्णन किया है कि नारी क्या कुछ नहीं कर सकती। मैं नारी हूं पर बेचारी नहीं हूं, नारी हूं पर बेचारी नहीं हूं, समर्थ हूं, सबल हूं, सचेत हूं, सजग हूं, सरस्वती भी हूं, लक्ष्मी भी हूं, और वक्त आने पर दुर्गा और काली भी हूं। मैं हूं एक आधुनिक स्वाभिमानी नारी, मेरे अंदर भरी है बेमिसाल खुददारी, मेरे अंदर भरी है बेमिसाल खुददारी। पुरुष प्रधान समाज में मैंने अपनी नई पहचान बनाई, पुरुष प्रधान समाज में मैंने अपनी नई पहचान बनाई। किसी काम में मैं नहीं पीछे, किसी काम में मैं नहीं पीछे, दुनिया को नई राह दिखाई। पुरुष के कंधे से कंधा मिला मैं पहुंची हूं उन ऊंचाइयों तक, पुरुष के कंधे से कंधा मिला मैं पहुंची हूं उन ऊंचाइयों तक, जहां पहुंचना था एक सपना उन अनगिनत बहनों का जो रूढ़ियों में जकड़ी रही बंद घर की चार दीवारी में। बहन हूं, पुत्री हूं, बहू, पत्नी और मां भी हूं। बहन हूं, पुत्री हूं, बहू, पत्नी और मां भी हूं, पर सिर्फ घर तक सीमित नहीं हूं, पर सिर्फ घर तक सीमित नहीं हूं। ऑफिस की फाइलें हों या कॉलेज के लेक्चर, ऑफिस की फाइलें हों या कॉलेज के लेक्चर, खेल के मैदान हों या व्यापार की इबारतें, अंतरिक्ष में जाने वाले स्पेसशिप हों या चंद्रयान, या फिर नई इमारतें और सड़कें बनाने के हों अभियान। कहाँ मैंने अपना परचम नहीं लहराया, कहाँ मैंने अपना परचम नहीं लहराया। हे नारी, तुम ही तो हो प्रतीक दया का, तुम ही तो हो प्रतीक दया का, ममता, साहस और त्याग का। एक दिन घर से गर हो अवकाश, एक दिन घर से गर हो अवकाश, तो समझो जैसे आ जाता है तूफान। ना रसोई में चूल्हा, ना बच्चों का स्कूल, घर की हर चीज बिखरी इधर उधर, घर की हर चीज बिखरी इधर उधर। हर साल मनाते हैं हम नारी दिवस, हर साल मनाते हैं हम नारी दिवस, पर क्यों हो नारी उस एक दिन की मोहताज, पर क्यों हो नारी उस एक दिन की मोहताज। जब सम्मेलन होंगे, भाषण होंगे, उसको पहचान मिलेगी, सम्मान मिलेगा। मेरे लिए तो हर दिवस नारी दिवस है, मेरे लिए तो हर दिवस नारी दिवस है, क्योंकि नारी के बगैर हर दिन अमावस है, क्योंकि नारी के बगैर हर दिन अमावस है। तो अगर चाहते हो घर, समाज और देश का उत्थान, अगर चाहते हो घर, समाज और देश का उत्थान, तो देना ही होगा नारी को उसका उचित स्थान, तो देना ही होगा नारी को उसका उचित स्थान। थैंक यू। बहुत बढ़िया कविता सतेंद्र जी, बहुत बढ़िया कविता। तो जलंधर से इतनी सुंदर सुंदर कविता हमको सुनने मिली, इतनी अच्छी कवियत्री से। बहुत शुक्रिया। कुछ ऐसे ही कहना चाहूंगी कि अपने आप में तुम न सिमट जाना, झरते पत्तों से तुम न बिखर जाना। अपने आप में तुम न सिमट जाना, झरते पत्तों से तुम न बिखर जाना। अस्तित्व है तुम्हारा अपना, गुजरते वक्त के साथ और निखर जाना, गुजरते वक्त के साथ और निखर जाना। तो सतेंद्र जी बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो सतेंद्र जी, आपसे एक प्रश्न है कि क्या आपको ऐसा लगा कि आप गुजरते वक्त के साथ और निखरती रही? हाँ जी, मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि मैं गुजरते वक्त के साथ
मेरा जो है उत्थान ही हुआ है एक तरह से, क्योंकि घर का काम और कॉलेज का काम, क्योंकि मैं कॉलेज में लेक्चरर रही हूँ और मैं एज द हेड ऑफ द पीजी डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश रिटायर हुई हूँ। तो मुझे अभी भी लगता है, अभी मैं सोचती हूँ कभी तो अच्छा कोई बात सामने आती है तो मुझे लगता है अच्छा 20-25 साल पहले शायद इस बात का जवाब मैं ऐसे देती या मेरा रिएक्शन ऐसे होता, और आज उसी बात के जवाब को मैं कुछ और तरह से देखती हूँ, क्योंकि ये धीरे-धीरे जो एवोल्यूशन है, होती है और होनी भी चाहिए। हम लोग सिर्फ एक ही जगह पर सोच के कि बस हमने जो पा लिया वो बहुत है। मुझे तो अभी भी लगता है कि हर दिन एक लर्निंग वाला दिन है। हम छोटे बच्चों से बहुत सीखते हैं। बढ़िया कहा आपने सतिंदर जी। और हमारी आज की सबसे यूथफुल कवि को बहुत सारी तालियां और सलामी कि आपने इतनी खूबसूरत एक जिंदगी के साथ आप जी रही हैं, पल पल जी रही हैं और उसे एंजॉय कर रही हैं, ऐसा लगता है, क्योंकि थैंक यू, आपकी कविताओं में बड़ी पॉजिटिविटी रहती है। तो थैंक बहुत बहुत धन्यवाद सतिंदर जी। अब और हम प्रेरणा आपसे मिली है मुझे। मैं भी बहुत धन्यवाद। इसी मंच से ही मैंने शुरू किया है। मैंने भी पहले कभी कुछ ऐसा नहीं किया था अपने और कामों में बिजी रहते हुए। तो ये सारा जो है ना, ये आपके मंच का ही प्रभाव है कि जो सबको अपना बना लेता है। हमारे मंच में बहुत अच्छे आप जैसे जो आज हमारे साथ सभी कवि हैं, उनके जैसे कुछ एडमिन्स हैं जो कि इसका कार्य संभालते रहते हैं, तो उन सबको भी सलाम। और आगे बढ़ते हैं, और अब मैं निवेदन करना चाहूंगी मनीषा जी से कि वो अपनी कोई कविता सुनाए। नमस्कार सभी को। और जैसा कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे हम कविताएं सुना रहे हैं, तो मैं जो हालांकि अब तो महिलाओं का बहुत सशक्त हो चुकी हैं समाज में, फिर भी एक साइड है जो मुझे लगता है बहुत ही सामान्य है। वो इतनी सामान्य है कि अब हमें असामान्य नहीं लगता उसको देख के। तो उस एक दृश्य पे कविता है। आप लोगों को लगेगा कि हाँ, आप जरा सा भी सोचेंगे तो आपको लगेगा हाँ ये तो चलते फिरते दिखता है ये दृश्य। उस पर है ये कविता। शीर्षक है झुकी हुई औरतें। कविता इस प्रकार है। औरतें झुकी रहती हैं उम्र भर, कभी शारीरिक कभी मानसिक रूप से। झुक के धुलती जाती हैं जल्दी जल्दी बर्तन, खंगाल लेती हैं सबके छोड़े हुए कपड़े। दाल उतार के चावल चढ़ाती हैं झुके झुके, खेतों में धान बोती जाती हैं। वो झुककर खींचती थी पानी, परोसती थी खाना। वो झुककर खींचती थी पानी, परोसती थी खाना। झुककर ही था उनका हर जगह आना जाना। वो झुक के उठाती हैं बिखरे सामान, टूटे हुए रिश्ते और कई खानदान। वो झुक के सीधी नहीं होती, झुके झुके ही कर लेती हैं सारे काम, क्योंकि झुक के उठना और फिर झुकना वो भी बन जाता है उनके लिए एक और काम। फिर झुक जाती हैं वो बचाने को रिश्ते, झुक जाती हैं वो सबके हिस्से। झुकाकर नजरें चलती हैं सड़क पे, करती हैं बातें। झुकी कमर पर संभाले रहती हैं सारे रिश्ते नाते। वो झुककर छूती जाती हैं पैर हर आने जाने वाले के। उन्हें अब बस अपने और सबके पैर ही दिख पाते हैं। वो झुककर कर लेती हैं अपना गुरुत्व छोटा, झुककर ही बना पाती हैं अपनी जगह। उन्हें लगता है ज्यादा जगह लगेगी उन्हें खड़ा होने में। फिर धीरे धीरे वो झुककर चढ़ने लगती हैं सीढ़ियाँ, चलती भी हैं अब झुककर ही। धीरे धीरे वो झुककर चढ़ने लगती हैं सीढ़ियाँ, चलती भी हैं अब वो झुककर ही। वो झुककर उठाना चाहती थी अपना कद, वो झुककर उठाना चाहती थी अपना कद, पर अब उनकी मुड़ गई है रीढ़, निकलने लगे हैं कूल्हे। उन्हें अब याद दिलाना पड़ता है कि वो सीधी भी चल सकती हैं। उन्हें अब याद दिलाना पड़ता है कि वो सीधी भी चल सकती हैं। औरतें जीवन भर झुकते झुकते झुक जाती हैं। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत।
बहुत सुंदर क्या कविता बात कही मनीषा। है, क्या बात कही है। जैसा कि आपने कहा था कि बहुत आम चीज है महिलाओं का झुका रहना देखना, और इसे शायद हमारा रूढ़िवादी समाज एक्सपेक्ट भी करता है कि ये सीना तान के कैसे चलती है, ये झुक के क्यों नहीं चलती, या झुक के ये क्यों नहीं करती। तो उसमें झुकते झुकते न जाने कितने भार उसके कंधे पे लगते जाते हैं। तो जी बहुत ही सटीक कविता, बहुत ही तीखी कविता। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मनीषा जी, आपसे एक प्रश्न। मैंने शुरू में 4 शब्द कहे थे, तीखी, मीठी, नमकीन, चटपटी। तो जब ऐसा महिलाओं या लड़कियों को फिल्मों में या आपके आसपास या ट्रेन में सफर करते वक्त ऐसे शब्द आपने कभी सुने हैं औरों के लिए कहते हुए, या ऐसे जनरल कमेंट पास करते हुए? सुने तो होंगे ही, ऐसा कोई है ही नहीं जो नहीं सुनता होगा। मनीषा जी फ्रीज हो गई हैं क्या? हाँ, मनीषा ऐसा जी लग का, रहा है। हाँ मनीषा जी शायद फ्रीज हो गई हैं। तो जब मनीषा जी का ये प्रश्न मैं प्रवीण जी से करना चाहूंगी। तो आज के हमारे पैनल में 2 पुरुष कवि आने वाले थे, तो एक तो डर के भाग गए। तो प्रवीण जी अभी भी सीना ताने खड़े हुए हैं। तो प्रवीण जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या आपके आसपास आपके कलीग्स या आपके रिश्तेदारों के लिए या किसी के लिए भी ये शब्द अगर यूज किया जाता है तो आपको क्या लगता है? मैम, इस तरह के शब्द तो आमतौर पर प्रयोग किए जाते हैं और यह समाज की मानसिकता के बारे में ही दर्शाते हैं। हम सशक्तिकरण की बात करते हैं और बहुत लेवल्स पे हम सशक्त हुए भी हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कोई चूक रह जाती है जिसकी वजह से बाहरी तलों पर बहुत से बदलाव नज़र आते हैं, लेकिन भीतरी तल पे बदलाव नहीं नज़र आता। शायद इसी का ये परिणाम है। और मैं, अभी आप मुझे आमंत्रित भी करेंगी कविता पाठ के लिए, तो मेरी कविता का मर्म भी यही है कि कुछ है जो स्त्री के सशक्तिकरण के बावजूद भी छूट गया है और जिसकी शिकार आज सशक्त स्त्री भी है और पुरुष तो सदा से था ही। बिल्कुल। आपको आमंत्रित तो जरूर करूंगी, परंतु अब मनीषा जी फिर से जुड़ गई हैं, जी, जी। तो मैं एक हाँ, प्रश्न network मनीषा जी से जरूर करना चाहूंगी कि मनीषा जी, Yes, आपने क्या आपको लगता है कि समाज में ये आम है हर महिला से पूछे जाना उसका मैरिटल स्टेटस? यानी पहले कहा जाता था कि सिंदूर लगाना जरूरी है, मंगलसूत्र पहनना जरूरी है, बिछिए पहनना जरूरी है। तो अभी भी अक्सर ऐसा लगता है कि महिलाओं से सबसे पहले पूछा जाता है, कोई लड़की अगर शादी नहीं की है तो अरे शादी नहीं की, क्यों नहीं की, बच्चे क्यों नहीं हुए? तो ऐसे प्रश्न जब आप सुनती हैं तो आपका कवि मन क्या कहता है? मैम देखिए, मुझे पहले जब मैं बहुत अपनी युवावस्था में, तो मुझे बहुत बुरा लगता था ये सारा कुछ। और नॉर्मल जिसको भी एक थोड़ी बहुत वो है, हर लड़की को थोड़ा सा ऑब्जेक्शन रहता है। पर विद द टाइम आई अंडरस्टूड दिस थिंग कि जो समय बदल रहा है और समय धीरे धीरे ही बदलेगा। आप किसी भी जो कंडीशनिंग है, यू कैन नॉट चेंज द कंडीशनिंग। जो पुरुष समाज है उसने जो देखा है, आज भी हो सकता है ये बहुत ऑफेंसिव हो सकता है, लेकिन आज भी जो भी बहुत दिखते भी हैं कि बहुत प्रोग्रेसिव मेन हैं, वो अंदर से वो बहुत कोशिश करनी पड़ती है उनको प्रोग्रेस लाने की, समझने की, क्योंकि उन्होंने अपनी कंडीशनिंग में वो चीज नहीं देखी है। जैसे आप बड़े क्या होते हैं, जो आपको आप देखते लगता हैं है, वो आपकी बिलीफ तो बन आपको जाते क्या हैं। लगता है कि ये सारे प्रॉब्लम्स भारत में ही है या पूरे दुनिया भर में है? नहीं, क्या पूरी दुनिया में है। यूएसए में, यूरोप में ये प्रॉब्लम है? मेरा एक सबसे पहला वही था कि मेरी एक लाइन अभी मैं आज लिखा भी है कहीं कि स्त्री का ज्ञानी हो जाना समाज में इतना एक्सेप्टेबल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही। बहुत अच्छी बात कही आपने। और हमारी इन विषयों पे चर्चा चलती रहेगी। तब तक मैं प्रवीण जी से उनकी कविता सुनना चाहती हूँ। मतलब अगर आ जाएगा कि बहुत आपके बहुत पास
जी, प्रवीण मैं जी, आप शुरू ब्रेन है, कर बस सकता ब्यूटी हूँ। विद ब्रेन है। क्यों? ब्रेन अलग। मनीषा जी, आपकी आवाज कट रही है, तो अब हम प्रवीण जी से कविता सुनेंगे। जी जी, नेटवर्क इशू हो रहा है कुछ। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस पर सभी को शुभकामनाएं, सभी को बधाई। और इस मंच की स्वप्न दृष्टा और स्वप्न सृष्टा नीलम सक्सेना मैम को नमन करते हुए मैं अपनी कविता के बारे में आज ही मैंने कुछ पंक्तियां लिखी, वो एक इंट्रोडक्शन, परिचय के रूप में अपनी कविता का मैं देना चाहता हूं कि बात सिर्फ इतनी ही नहीं है कि स्त्रियों का उत्थान हो, वे ही सशक्त हों। असली बात तो यह है कि हर किसी के भीतर विद्यमान स्त्री जागृत हो, पुष्पित हो और पल्लवित हो। यही मेरी कविता का मर्म है। और मेरी कविता का शीर्षक है बंदिशों में घुटती नारी। क्या मैं लड़की हूँ इतना ही पर्याप्त है मुझे बंदिशों में रखने के लिए, मेरे साथ अन्याय कर स्वतंत्र घूमने के लिए? मेरा चीर हरण हो या कि हो अग्नि परीक्षा, इच्छा हो मेरी या हो पूर्ण अनिच्छा, क्या बस लड़की होना ही पर्याप्त है? क्या तुम्हारी ही हुकूमत सर्वत्र व्याप्त है? मैं इजाजत मांगू तुझसे जीने के लिए, परिणय भी हो तेरी इच्छा के लिए, बच्चे भी हों तेरी ही आकांक्षा, करूं सदा तेरे आदेश की प्रतीक्षा। इतना बंधन तो मेरे मासिक धर्म में भी नहीं, जितना रच डाला है तेरी धर्म की किताबों ने। ऐसे ही नहीं सोच लेती हूं मैं गर्भ में, मत कर पैदा मुझे स्त्री के रूप में। पैदा करने की क्षमता तो देख मुझ में ईश्वर प्रदत्त है, क्या इसी की भरपाई में किया तूने सर्वस्व मेरा जब्त है? मन मेरा भी होता है उन्मुक्त होकर उड़ जाऊं खुले आकाश में, पर कितने रडार तूने बिछा रखे हैं जो देखते रहते हैं मुझे हर ओर से, कहीं घूर घूर कर खुली निगाहों से, तो कभी मूक होकर बंद जुबानों से। क्या लड़की होना ही पर्याप्त है कि मुझे जीवन भर बस सुनना पड़ेगा तुम्हारी नीति की बातें, जीत की बातें और कभी कभी गंदी राजनीति की बातें? हे पुरुष, ये कैसी दुनिया तुमने रच डाली, भगवान को भी अपनी ही सूरत में गढ़ डाली। कर रहे हो पृथ्वी पर तुम कितनी मनमानी, गोला बारूद बम है बस तेरी यही कहानी। इतिहास के पन्नों में रौदा था तुमने मुझको, यह अंकित है सदा के लिए। पढ़कर उन्हें कोई कभी भी हो जाए स्तब्ध और सिहर जाए सदा के लिए, पर तुम कभी समझ नहीं पाए, पर तुम कभी समझ ही न पाए कि एक लड़की थी तुम्हारी बहन, या थी तुम्हारी माँ, मौसी, चाची या फिर कोई और। पर मन के अदृश्य गलियारे में तूने रखा इन सारे भावों को अंधियारे में, देखा उसे सिर्फ इस बात पर कि स्त्री तुम हो सिर्फ भोग के लिए, हमारी इच्छा अनुसार उपयोग के लिए। पर हे पुरुष, तेरा उद्धार कभी न होगा, मुक्ति का द्वार तेरा कभी न खुलेगा। तुझे तो देख वापस गर्भ में आना पड़ेगा, स्त्री को मां समझ फिर से बेटा बन जाना पड़ेगा, तभी तेरी मुक्ति है। अंतिम यही युक्ति है, अभी भी वक्त है संभल जा तू, वरना सर्वस्व मिट जाएगा, बदल जा तू। देख जरा गौर से, हर स्त्री में एक माँ है, उसके बच्चे में छुपी रहती उसकी जान है। लौट कर वापस आजा तू अपने बहिर्मुखी स्वभाव से, अंतर्मुखता जब बन सकेगी तेरा मार्ग सारी विसंगतियों के अभाव में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 धन्यवाद। सुंदर। मैं थोड़ा सा बहुत नीचे बढ़िया करना कविता, चाहूंगी। बहुत बढ़िया कविता बहुत आपकी। सुंदर। मैं बहुत एक बढ़िया। टिप्पणी करना चाहूंगी। आपकी एक पंक्ति कि समाज बदलने के लिए पुरुषों में वो स्त्रैण भाव भी बढ़ाना होगा, और जी जी जी, वो नारीवाद मेन, हमें यही सिखाता है कि यस, तो पुरुषों का जो प्रवीण जी, गुण है आपसे एक प्रश्न है। बहुत हाँ सुंदर आपने कविता, बहुत बढ़िया। आगे आप। प्रवीण जी, आपसे एक प्रश्न है जी मैडम। कि आपने एक तो यहाँ आए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे, तो वो पहला कदम है। परंतु मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या पुरुष निकल पाते हैं आसानी से वो सामाजिक परंपराओं को अपने परिवार में या अपने कलीग्स के साथ पेश आने में? क्या उससे ऊपर उठ पाते हैं? क्या ये आसान है या बहुत आसान है या बहुत मुश्किल है? क्या लगता है आपको? ये आसान है, ये बहुत आसान है,
और ये कठिन है, ये बहुत कठिन है। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ इन सारे शब्दों का मैंने प्रयोग किया क्योंकि हर व्यक्ति के अलग-अलग तल हैं जीवन के। जी जो व्यक्ति जिस तल पर जीता है उस तल पर अभिव्यक्ति करता है। जो स्त्रैण हृदय रखता है उसके लिए तो बहुत आसान है। जिसका स्त्रैण हृदय नहीं है, कठोर हृदय है, उसको वैसा हृदय ही मिला है ईश्वर से, प्रकृति से, उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है। तो ये हर तल पर है। अगर व्यक्ति प्रयास करे, मतलब प्रयास तो उनको करना पड़ेगा जिनके अंदर कहीं न कहीं कठोरता है। जो मृदुल स्वभाव के हैं उनके लिए बहुत सहज है ये चीज़। तो वो अगर प्रयास करें तो प्रयास उनके लिए श्रम बनता है और श्रम फिर उनके लिए साधना बनती है। जो स्त्रैण हृदय, जैसे मैं अपने आप को, आपने पुरुष, 2 पुरुषों का ज़िक्र किया, तो वहाँ पर मेरे मन में आ रहा था कि पुरुष तो ठीक है, बायोलॉजिकल पुरुष हम हैं, लेकिन स्त्रैण हृदय कहना मैं आपको, अपने आप को ज़्यादा यस मतलब सहज समझूँगा कि मैं एक स्त्री हृदय भीतर रखता हूँ और उसमें ही बहुत ही ज़्यादा द्रवित रहता हूँ। मैं स्त्री हृदय के ज़्यादा करीब खुद को पाता हूँ, पुरुषों के करीब बहुत ज़्यादा नहीं पाता हूँ, आत्मिक तल पे, भाव के तल पे। तो ये क्योंकि ये जो मुझे स्त्रैण चित्त लगता है है, कि जो कवि होता है वो हरदम इमोशनल होता है। कवि एक इमोशनल यस, प्राणी ही होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो जेंडर से ऊपर बात है, वो इमोशनल या नॉन इमोशनल होने की है। तो एग्ज़ैक्टली। और ये भी कहा जाता है कि देयर इज अ ही इन शी एंड देयर इज अ शी इन ही। तो अब ये तो इम्पोर्टेंट है ही कि हम किस इसको ऊपर लाते हैं। पर सतिंदर जी, बिल्कुल। आप बताइए कि आपने मैंने आपको सबसे यूथफुल कवि डिक्लेयर किया ही है, तो आपको क्या लगता है कि क्या लोगों के सोच में कुछ बदलाव आया है? क्या महिला एक सेइंग हम कई बार सुनते हैं कि महिला ही अक्सर महिला की दुश्मन होती है, तो क्या ये आपको सही लगता है? नहीं, बदलाव तो है, बहुत बदलाव है, पर जैसे परवीन जी भी कह रहे थे कि उसके भी कई लेवल्स हैं। हर लेवल पे बदलाव नहीं है और ऐसा भी है कि कई ऐसे पुरुष होते हैं जो बाहर की दुनिया में अपने आप को बिल्कुल जैसे स्त्री हृदय वाली बात करते हैं। वो अपनी वाइफ के लिए बड़े अच्छे शब्द लोगों के सामने बोलते हैं, ये मेरी बेगम है या मेरी ये मल्लिका है या इस तरह से। पर असल में उनकी जो असल ज़िंदगी है उसमें काफ़ी कड़वाहट होती है। तो हम ये सोच सकते हैं कि बहुत से लेवल्स हैं जहाँ पर असलियत में भी अच्छा चल रहा है, पर दिखावा भी काफ़ी अभी तक है। यस पढ़े-लिखे लोगों में भी दिखावा है, जो कि दुनिया में अपने 2 रूप दिखाते हैं, घर के लिए कुछ और बाहर बाहर के के लिए लिए कुछ कुछ और। और। पर साथ में ये भी कहूँगी कि काफ़ी अंतर है। हम लोग अभी पढ़े-लिखे हैं, हमने नौकरियाँ की हैं और अपने समाज में एक अपना एक नाम बना लिया कि ये हमारी आइडेंटिटी है। पर जैसे हमारी मदर्स हैं, तो वो उतना पढ़ी-लिखी नहीं थी, तो उनके टाइम पर ये सारी अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं थी जो अब हैं। तो मैं तो ये समझती हूँ कि प्रोग्रेस हो रही है, हर लेवल पे कोशिश हो रही है कि औरत को उसका पूरा दर्जा दिया जाए, पर फिर भी हम कई स्थानों पर ऐसा देखते हैं जहाँ पर नारी को पूरा दबा कर रखा जाता है, उनको पढ़ने लिखने की अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती और घर जी, के लोग जो हैं नैरो माइंडेड हैं, तो वो बहुत बेचारी बहुत बढ़िया लड़कियाँ पॉइंट्स आपने सामने लाया। और अब अगला प्रश्न मैं मनीषा जी से पूछना चाहूंगी कि कहा जाता है कि कुछ निगेटिव बदलाव आ रहा है, यानी कई बार आपको सुनने में मिलेगा कि डिवोर्स रेट बढ़ रहा है क्योंकि लड़कियों को कॉम्प्रोमाइज करना नहीं आता या समाज एक गलत दिशा में जा रहा है। तो जब आप ये सुनती हैं तो आपके मन में कैसे भाव आते हैं? मैम मुझे लगता है किसी भी जनरेशन में, किसी भी समय काल में जो ट्रांजिशन का जो फेज होता है, वो हमारा क्या है कि बहुत ट्रेडिशनल से बहुत एडवांस के बीच वाली जनरेशन्स हैं हम। अब अभी पहली या दूसरी पीढ़ियां हैं जिन्होंने काम करना शुरू किया है, जिन्हें पता है कि कर्तव्य के अलावा अधिकार भी हैं हमारे पास। पहले की महिलाओं में क्या था, वो घर के अंदर थे, उन्हें सब कुछ सही लगता था कि उन्होंने सही देखा नहीं था। आपने अगर कुछ सही देखा नहीं तो आपको गलत ही सही लगेगा। तो हम उस ट्रांजिशन में हैं, इसलिए हमको लग रहा है कुछ समय बाद ये बातें सामान्य हो जाएंगी,
पुरुष इस चीज़ को अपना लेंगे कि इट इज़ नॉट अबाउट कि कोई पढ़ा लिखा है इसलिए डिवोर्स रेट हैं, बस ये है कि अब दो ह्यूमन, दो इंडिविजुअल, दो समान, अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। अब वो नहीं रहेगा, एक मॉनेटरी डिपेंडेंसी जो थी, अब क्या है, पैसे हम कमा रहे हैं, सब कुछ बराबर है, तो हमें सम्मान भी बराबर चाहिए। तो जहाँ देना पड़ रहा है सम्मान, हमें चाहिए तो था, समाज को चाहिए था, बट जहाँ देना पड़ रहा है, इसलिए ट्रांजिशन में थोड़ी सी फ्रिक्शन है, बट समय के साथ मुझे लगता है काफ़ी बदलाव है और अच्छा समय आएगा, ये चीज़ें सेटल हो जाएंगी। बहुत हमेशा अच्छा ट्रांजिशन थोड़ा मुश्किल ऑब्जर्वेशन, रहता है। बहुत बहुत सुंदर। अच्छा ऑब्जर्वेशन मनीषा जी। और अब मैं सुधा सक्सेना उर्फ पाक रूह को आमंत्रित करती हूँ आपकी कविता सुनाने। नमस्कार, मैं सीधे विषय पर आती हूँ। अभी जैसे कि बात हो रही है, लेकिन अगर आप अपना ऐतिहासिक समय देखिए, पुराना समय देखिए, तो जो बुद्धिमान स्त्रियां थीं, उन्होंने किस प्रकार से अपने वो समाज से लड़ी और कैसे उन्होंने अपने को संतुष्ट करा, इसमें से एक उदाहरण द्रौपदी का है। मैं आपके मंच के माध्यम से द्रौपदी के प्रति जो दृष्टिकोण है उसको बदलना चाहती हूँ, उसको एक दृष्टिकोण को चाहती हूँ कि लोग समझें कि वो क्या थी। द्रौपदी पर ही मैंने ये रचना करी, और ये मैंने आज से 3 साल पहले जब निर्भया कांड वगैरह कई हुए थे, उस समय मैंने थोड़ा सा आक्रोश में ये लिखा था। थोड़ा सा इस ऐतिहासिक चरित्र को समझने के लिए कि द्रौपदी क्यों ऐसी थी, इसके लिए थोड़ी सी आपको कथा समझनी पड़ेगी कि द्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों बाल्यावस्था में कथा एक सबको गुरुकुल में पता है पढ़ते। सुधा जी, आप कविता पेश करें। ठीक है, तो जो जब यज्ञ में दृष्टिद्युम्न हो गया, ये चीज समझिएगा, ये नहीं पता होगी लोगों को कि जब यज्ञ में दृष्टिद्युम्न हो गया तो लोग जो है खुशी मनाने लगे कि क्योंकि राजा द्रुपद को पुत्र चाहिए था, और यज्ञ बंद नहीं हुआ, और तब एक कन्या का जन्म हुआ जो कि द्रौपदी थी। जब द्रौपदी ने देखा कि मेरे होने पर किसी को कोई खुशी नहीं है, और वो युवा पैदा हुई थी, तो उसे एक आक्रोश उसके मन में हो गया। तो मेरी कविता का शीर्षक है हाँ याज्ञसेनी हूं मैं, हाँ याज्ञसेनी हूं मैं। तो प्रस्तुत है मेरी कविता। धन पद लोलुपता के कारण युद्ध संस्कृति सदा रही, धन पद लोलुपता के कारण युद्ध संस्कृति सदा रही, युद्ध कर सके पुत्र अतः पुत्रेषणा भी यहाँ रही। स्वस्ति वंदन आहुतियों से जब दृष्टिद्युम्न का जन्म हुआ, दुंदुभि वादन में मग्न हुए, सब यज्ञ समापन नहीं हुआ। दुंदुभि वादन में मग्न हुए, सब यज्ञ समापन नहीं हुआ। कन्या जन्म कहाँ चाहा था, अयाचित कन्या प्रकट हुई। कन्या जन्म कहाँ चाहा था, अयाचित कन्या प्रकट हुई। हाँ याज्ञसेनी हूं मैं, कहकर वह तो विकट हुई, कहकर वह तो विकट हुई। जलाऊंगी मैं यज्ञ की ज्वाला, अंतर मन से दूंगी हवा। अहंकारियों के विनाश की, प्रतीक चंडी रहूंगी सदा। एक उसको ये दुख था कि एक तो युवावस्था पैदा हुई, उसे महल में बंद कर दिया जाता था, तो वो जब बालिकाओं को, छोटी छोटी बच्चियों को देखती थी तो उसे लगता था ये उम्र में नहीं जी पाई, तो वो बहुत उस बंदिश में चिढ़ती थी, जिसकी वजह से वो बहुत आक्रोश में रहती थी। पीड़ित दमित व्यवस्था को मैं तार तार कर जाऊंगी, उनके गर्व विखंडन का माध्यम बन मैं इतराऊंगी। यहाँ पे मैं इतराऊंगी इसलिए लिखा था है कि आप सबको पता होगा कि उसने जब दुर्योधन उसमें गिर गया था तो उसे कहा था अंधे का पुत्र हो तुम, व्यंग करा था। और क्यों करा था इसको भी समझिएगा कि जैसा कि अभी आप लोगों ने चर्चा करी कि स्त्रियां झुक के चलती हैं, जब वो विवाह होकर आई तो उसने कब चाहा था कि मेरे 5 पति हों, लेकिन जब कुंती ने कहा तो उसने संकोच में या संस्कारों में उसे स्वीकार कर लिया, और वो 5 पति उसकी रक्षा नहीं कर पाए।
5 पति होते हुए भी वो सदैव कभी अपने नंदोई से, कभी किसी से वो जो है हमेशा सताई जाती थी, जिसकी वजह से उसने कहा कि उनके गर्व विखंडन का मैं माध्यम बन इतराऊंगी। ये उसकी जैसे कि अभी परिस्थितियों की बात हो रही थी कि उन परिस्थितियों से लड़ने के लिए उसने वो अपना रास्ता अपनाया। हाँ याज्ञसेनी द्रौपदी हूं मैं, पाक अग्नि जलाऊंगी, स्त्री अपमान किया समाज ने, ईंट से ईंट बजाऊंगी। यहाँ पे मैंने ईंट से ईंट इसलिए लिखा है कि वो उन 5 पति उसकी रक्षा नहीं कर पाए, इसलिए उसने कहा कि जाओ लड़ो। अब युद्ध में उसने ढकेल दिया, और महाभारत का युद्ध अगर देखिए तो उसी द्रौपदी के कारण हुआ। आगे है, स्त्री को अपमानित देह का खिलौना न समझे कोई, न माने तो कामी पुरुष को खिलौना बना खिलाऊंगी। न माने स्त्री को अपमानित देह का खिलौना ना समझे कोई, न माने तो कामी पुरुष को खिलौना बना खिलाऊंगी। पुरुष वर्चस्व को राह दिखा, साथ मैं कदम मिलाऊंगी। हाँ याज्ञसेनी हूं मैं, कुछ करके दिखला जाऊंगी। मैं माध्यम बनूं सत्ता के, गर्व विखंडन अनाचारों के। मैं माध्यम बनूं सत्ता के, गर्व विखंडन अनाचारों की। आशा बनूं पीड़ितों की, शोषितों पर हस्त आधारों की। स्त्री को अपमानित कुत्सित ना कोई समाज कर सके, जागृत कर सकूं हर स्त्री में, रक्षा स्वयं वह कर सके। स्त्री को अपमानित कुत्सित न कोई समाज कर सके, जागृत कर सकूं हर स्त्री में, रक्षा स्वयं वह कर सके। अग्नि का तेज रग रग में, नवशक्ति स्त्री से समाई है। अग्नि का तेज रग रग में, नवशक्ति स्त्री में समाई है। मत भूलना समाज वालों, नारी ने राह दिखाई है। मत भूलना समाज वालों, नारी ने राह दिखाई है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया कविता। और दुख की बात ये है कि तब भी बेटी के पैदा होने पे कोई खुशी नहीं होती थी। आज भी कुछ तो बढ़ा है, जैसे मनीषा जी ने कहा कि कुछ कुछ चीजें आगे बढ़ रही हैं, तो कुछ तो बढ़ा है, परंतु सब कुछ नहीं बढ़ा है। अभी भी बर्फी और पेड़े में डिफरेंशिएट किया जाता है। तो परंतु ये भी अच्छी बात है कि धीरे धीरे बढ़ रहा है। और आशा है कि घी का लड्डू टेढ़ा। जी जी, तो आशा है कि हम बदलेंगे, समाज बदलेगा और दुनिया बदलेगी। तो अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में आ गए हैं, और मैं सोच रही थी कौन सी कविता सुनाऊं, तो मैं भी एक आम कविता सुनाऊंगी। और कविता का शीर्षक है, बस लड़के ही तो थकते हैं। बस लड़के ही तो थकते हैं। ओ बस लड़के ही तो थकते हैं, बस लड़के ही तो थकते हैं। सुबह सवेरे चूल्हे पर खाना पका डब्बा वही बांधती है, बच्चों को स्कूल छोड़ अपने पति के साथ खेत पर जुट जाती है। जब शाम को दोनों घर लौटते हैं, पति थककर आराम फरमाता है, वो फिर से चूल्हा संभालती है। आखिर वो लड़की है, और लड़कियां कभी नहीं थकती, लड़कियां कभी नहीं थकती, बस लड़के ही थकते हैं। गृहिणी है, कोई काम कहाँ करती है वो। सुबह 4 बजे से चौका संभालना, कपड़े सरियाना, बर्तन साफ करना, घर के कोनों को निखारना, बच्चों के उठते ही उनके पीछे पीछे दौड़ना, ये सब कोई काम कहाँ है। वो गृहिणी है, लड़की है, और लड़कियां कभी नहीं थकती, लड़कियां कभी नहीं थकती, बस लड़के ही तो थकते हैं। जमाना मॉडर्न है, लड़की ऑफिस जाती है। जमाना मॉडर्न है, लड़की ऑफिस जाती है, बोर्ड रूम में बड़े बड़े डिसीजन लेती है, होशियार है, काबिल है, बहुत आगे बढ़ सकती है। पर जब घर आती है, पति कहता है, जरा चाय पिला देना, थक गया हूं मैं। वो चुपचाप किचन में घुस जाती है,
वो चुपचाप किचन में घुस जाती है, जब सब्जी पक रही होती है वो लैपटॉप पर प्रेजेंटेशन बनाती है। आखिर लड़कियां कभी नहीं थकती, आखिर लड़कियां कभी नहीं थकती, लड़के ही तो थकते हैं। जब थकती है लड़की, जब थकती है लड़की वो ना जिम्मेदार बन जाती है। जब कहती है वो मुझसे नहीं होगा, लड़की को कुछ नहीं सिखाया, उसके माँ के नाम ताने सुनने को मिलते हैं। हार जाती है, टूट जाती है और सोचती है अंधेरी रातों में बैठी बैठी, क्यों बनाया रब ने लड़की, क्यों बनाया रब ने लड़की, लड़की बनाया भी तो कठपुतली क्यों नहीं बनाया। लड़की है फिर क्यों थकती है वो, लड़की है फिर क्यों थकती है वो, यही तो संसार का नियम है। बस लड़के ही तो थकते हैं, बस लड़के ही तो थकते हैं। तो ये थी मेरी कविता। बहुत बढ़िया कविता बहुत मैडम। और ये बहुत सही बात बढ़िया। है, लड़के ही थकते हैं, लड़के बहुत कमजोर होते हैं, लड़कियां बहुत शक्तिशाली होती हैं। लड़के बहुत कमजोर होते हैं और वो इसीलिए मैंने अनायास मुकाबला करने की कोशिश करते हैं और लड़कियों का कभी मुकाबला कर नहीं सकते। इसीलिए उन्होंने दबा के रखा शुरू से, उनको डर आपने लगता है कि ये बिल्कुल आगे नहीं जाएगी। लेकिन प्रोग्राम का अंत ऐसे करिए कि दोनों बराबर हैं, दोनों की जरूरत है, दोनों कदम से कदम जी। मिलाकर चले। अगर नहीं पुरुष मैम, में बराबर बल है नहीं है, तो लड़कियां बहुत आगे हैं, इसीलिए पुरुषों ने उनको दबाने की कोशिश की थी, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता ना कि हाँ वो हमसे आगे निकल जाए। वो और अब नहीं जब होना सारा कुछ ओपन चाहिए। प्लेग्राउंड है तो आप देखिए हर जगह हर क्षेत्र में वो आगे हैं। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। एक फियर होती है, बट जो है अंतिम बात तो ये सत्य है ही कि रथ के दो पहिए हैं, चाहे वो नारी हो या पुरुष हो, और हम जी जी रथ तो तभी ठीक चलेगा जब दोनों पहियों में बैलेंस है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कोई भी ये नहीं चाहता कि किसी को एक तरफ झुकाया जाए या दूसरे को उठाया जाए। सब यही चाहते हैं कि हम एक बैलेंस बना के जिंदगी जिए और दोनों एक दूसरे के अपने विचारों को समझें और आगे बढ़ता जाए समाज। तो जो है आज का पूरा सेशन बहुत इंटरेस्टिंग रहा। बड़ी अच्छी अच्छी कविताएं सुनने को मिली सतेंद्र जी से, प्रवीण जी से, सुधा जी से, मनीषा जी से, और बातचीत और में भी बड़ा और नीलम आनंद जी आया। से और नीलम जी से बहुत सुंदर मैम, कविता, इतनी नीलम मैम हम लोग रियलिस्टिक बहुत अनुग्रहित हैं कि नीलम सक्सेना मैम कार्यक्रम का संचालन कर रही थी। ये हाँ मेरे जी। लिए बहुत बड़ी बात है। वो ये राजू मेरे लिए श्रीवास्तव भी बहुत अच्छी, और मुझे अच्छा लगा कि आज नीलम जी ने संचालन किया। मैम बस कुछ सेकंड दूंगा एक मैं। बात राजू और श्रीवास्तव इस जो मंच कॉमेडियन पे थे, उन्होंने एक चुटकुला सुनाया था अमिताभ बच्चन के सेंस में। एक पुलिस वाला था, ट्रैफिक वाला, अमिताभ बच्चन खुद ड्राइव कर रहे थे, तो उन्होंने रोका और उसने देखा अरे ड्राइवर अमिताभ बच्चन, उसने बोला कि अरे चालान काटना है, बहुत बड़ा आदमी है, अमिताभ बच्चन को ड्राइवर रखा हुआ है। तो आज हमारी टीम इतनी बड़ी बात है कि नीलम सक्सेना मैम स्वयं कार्यक्रम का संचालन कर रही है, इससे हम अवगत कर रहे हैं। नहीं, मैं बीच बीच में करती रहती हूँ और ऐसे ही अचानक अनाउंस करती हूँ, क्योंकि मेरी नौकरी कुछ ऐसी है जिसमें मैं बहुत लंबा कमिटमेंट नहीं दे पाती हूँ। तो ऐसे ही अचानक अनाउंस कर देती हूँ कि आज कर रही हूँ, तो जो जो जुड़ पाता है जुड़ जाता है। तो जो जुड़ जाते हैं उनका बहुत कमिट बहुत बन जाता है। एक पॉइंट और मैं रखना चाहती कि अभी बात हो रही थी कि आज डाइवोर्स बहुत हो रही है, तो मैं चाहती हूँ यंगस्टर से मेरी राय है मुझे कि अगर लेडीज बढ़ रही हैं, उनके बराबर से हैं, तो उनकी जो सुपीरियरिटी है उसे वो एक्सेप्ट करें। वो उसको ये ना सोचे कि वो मुझे हरा रही हैं। अगर ये आज के बॉयज सोचने लगेंगे तो दोनों में तालमेल अच्छा होगा। और मेरे हिसाब से दोनों को ही एक दूसरे का समझ के चलना है, दोनों को ही एक दूसरे को समझ के चलना है, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। साथ में ही आगे बढ़ोतरी है। हमारे ग्रुप में भी जैसे कहा जाता है कि हम साथ साथ चलेंगे और तो जो है हम आगे बढ़ेंगे। वैसे ही देश के लिए, वैसे ही समाज के लिए, वैसे ही पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड के लिए है ये बातें। तो हमारे साथ आज बहुत लोग जुड़े, प्रहलाद कुमार रेणु जी, निशा मोटघरे जी, रेणु गुप्ता जी,
रेणु गुप्ता जी शायद लगातार जुड़ी रही और उन्होंने हर कविता की तारीफ की है यहाँ पे, और निशा मुटगरे जी भी बहुत देर तक जुड़ी रही हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जब दर्शक जुड़ते हैं तभी तो कार्यक्रम सुंदर बनता है। तो इस आशा के साथ कि किसी और अच्छे विषय पे हम लोग चर्चा लेकर आपके सामने आएंगे, हम आपसे रुखसत लेंगे। आप सभी का नमस्कार और धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार और धन्यवाद नमस्कार। सभी को, बहुत अच्छा लगा। और नीलम जी के साथ सामने आमने बात करना, इनका संचालन और इनसे जो छोटे छोटे से जो उन्होंने क्वेश्चंस हमसे पूछे, हमारे जो व्यूज लिए, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एकदम से आपके मन में क्या आता है वो ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था कि ये वर्ड है, सबसे पहले आपके मन में क्या आता है। और इससे जो कार्यक्रम का जो मिठास है और बढ़ गई, इसमें मैं तीखा नहीं कहूंगी, ये कार्यक्रम की मिठास और बढ़ गई। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच नीलम मैम फॉर हैविंग अस हियर, थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस प्लेटफॉर्म, विचार विमर्श वाला रहा, इसलिए बहुत अच्छा प्रोग्राम जो है ये